सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें अपना ही हाथ जलता है। तथागत बुद्ध के इसी सुंदर से विचार के साथ एवं बाबा साहब कहते हैं कि हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। इसी सुविचार के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से। विषय है आज का कम्युनिस्टों से सावधान रहें। ये बाबा साहब कहते हैं और ये जो आज का बाबा साहब का स्पीच है वो हम लेकर आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 508 से 510 तक। आप भी स्वयं भी इसका संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं। अध्यक्ष डी.एल. पाटिल, महासचिव एच.डी. आवले, सचिव आर.बी. कबाड़े, कोषाध्यक्ष सीताराम हाड़के, ऑफिस मध्य प्रांत बनहार्ड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अभयंकर रोड, सीतावर्डी, नागपुर ने सूचना पत्र निकाला था। 12 दिसंबर 1945 की शाम को नागपुर में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सार्वजनिक भाषण होगा। आगामी चुनाव के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अस्पृश्य जनता को उद्देश्य कर सार्वजनिक दिव्य संदेश देंगे। इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए अस्पृश्य भाइयों और बहनों हजारों लाखों की संख्या में सभा में उपस्थित हों। फेडरेशन के चुनावों के लिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कार्यक्रम में थैली अर्पण की जाएगी। विनती है कि इस कार्य में सभी भाई बहन और हर जिले के फेडरेशन के कार्यकर्ता पूरी सहायता दें। साथ ही सभी का छोटे बड़े गांवों में प्रचार करें ताकि बड़ी संख्या में लोग सभा में उपस्थित हों। सभी में प्रवेश के लिए टिकट रखा गया है। 1945 से 46 के लिए जो 4 आने देकर फेडरेशन के प्राथमिक सदस्य बनेंगे उन्हीं को कार्यक्रम के टिकट मिलेंगे। सम्मानित साथियों, देखिए, हमें बाबा साहब की कोई भी कार्यक्रम, कोई भी स्पीच से बड़ी सीख मिलती है। उस समय ये जिस समय का हम स्पीच आप सभी के समक्ष यहाँ पर ला रहे हैं तो उसमें बाबा साहब देखिए टिकट रखते हैं। 12 दिसंबर 1945 की बात हो रही है और उसमें टिकट रखा गया बाबा साहब को सुनने के लिए। बाबा साहब के भाषण को सुनने के लिए एक टिकट निर्धारित किया गया और यहाँ लिखा गया है 1945-46 के लिए जो 4 आने देकर फेडरेशन के प्राथमिक सदस्य बनेंगे उन्हीं को कार्यक्रम के लिए टिकट मिलेगा। कुर्सी पहला जो वर्ग रखा गया वो 3 रुपये उस समय की डेट में, और आज की 1945 और 2023 इस इतने लंबे गैप में आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय का 3 रुपये आज के कितने रुपए के बराबर होगा, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। सेकंड जो है कुर्सी, दूसरा जो दर्जा है, दूसरी रो है, उसके लिए 2 रुपये। दर्शक दीर्घा बनाई गई उसके लिए 8 आने रखा गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 पैसे रखा गया। 4 जो चौथा कैटेगरी बनाया गया वो महिला के लिए 4 आने अर्थात 25 पैसे। टिकट फेडरेशन के दफ्तर में मिलेंगे। सूचना के अनुसार नागपुर में 12 दिसंबर 1945 की शाम को हुई सभा में करीब 1 लाख लोग उपस्थित थे। सम्मानित साथियों, सोच कर देखिए, आज की डेट में 1 लाख लोगों को इकट्ठा आप कर सकते हैं क्या? और यदि कर सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं। उनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। चुनाव प्रचार की उससे पहले हुई सभाओं की तुलना में ये सभा बहुत बड़ी थी। शाम को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रायपुर से यहाँ आए। इससे पहले कि हम बताएं कि बाबा साहब ने क्या कुछ स्पीच दिया, आप यहाँ पर इस बात पर भी विचार करेंगे कि जबकि टिकट रखा गया था कार्यक्रम के लिए उस समय के दौर में और 1 लाख लगभग संख्या रही थी भीड़ में, टिकट रखने के बावजूद आप सोचें इस बात को कि यदि टिकट ना रखा गया होता तो सोचो कितनी ज़बरदस्त और ज़्यादा भीड़ होती। और आज की डेट में
यदि कोई सामाजिक डॉक्टर अंबेडकर मिशन का कार्यक्रम होता है, उसमें एक पंजीकरण शुल्क या इस तरह से अगर कुछ निर्धारित शुल्क लगा दिया जाता है तो 50% संख्या घट जाती है लोगों को जो निःशुल्क का सोचते हैं कि निःशुल्क में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, वो अपना मन त्याग देते हैं और कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। शाम को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रायपुर से यहाँ आए। उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर बहुत बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। स्टेशन से लेकर कस्तूरचंद पार्क तक सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की कतारें बंधी थीं। समता सैनिक दल का भीड़ पर अच्छा नियंत्रण था। उनके चुनावी दौरे की ये आखिरी सभा थी। यहाँ आने से पूर्व वो बनहाट के अकोला शहर तथा महाकौशल के रायपुर शहर हो आए थे। भाषण की शुरुआत में ही डॉक्टर बाबा साहब ने बताया कि सभी दलों को स्वराज चाहिए। उन्होंने कहा कि मतभेद केवल एक मुद्दे को लेकर ही है और वह है अंग्रेज भारत छोड़कर जब चले जाएंगे तब भारत पर कौन राज करेगा। वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी के नेता बताते हैं कि वर्तमान पार्टी के अलावा अन्य किसी पक्ष को स्वराज नहीं चाहिए, लेकिन उनकी ये बात सफ़ेद झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मैं सभी दलित वर्गियों की ओर से सबको चेतावनी देता हूं कि अंग्रेज़ों के बाद स्थापन होने वाली भारत सरकार में अगर अस्पृश्यों को द्वयम स्थान दिया जाएगा तो ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें अपने राजनीतिक अधिकार मिलने ही चाहिए। उन्हें पाने के लिए लड़ने का निश्चय हमने किया है। पिछले 20 सालों में हम जैसे अल्पसंख्यकों का विश्वास पाने के लिए वर्तमान पार्टी ने कोई कोशिश नहीं की है। वर्तमान पार्टी खुद को देश का प्रतिनिधि बताती है, लेकिन ये सही नहीं है। लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वर्तमान पार्टी के नेता जानबूझकर ऐसा बताते हुए लोगों को बरगला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर समूचा अस्पृश्य समाज वर्तमान पार्टी का समर्थक नहीं है, बल्कि वह ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ है। अंग्रेज जब देश छोड़कर चले गए तब केंद्र सरकार में किसे कौन सा स्थान मिले, इस बारे में मतभेदों को खत्म करने के लिए असल में वर्तमान पार्टी को चाहिए था कि वह सभी अल्पसंख्यक दलों के नेताओं की एक परिषद से और सबके मन में व्याप्त संशय और अविश्वास को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उसकी जगह वर्तमान पार्टी ने कहा कि सत्ता उसके हाथ सौंपी जाए, मानो देश में कोई और राजनीतिक दल का अस्तित्व ही ना हो। जबकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि बाबा साहब की पार्टी थी वो लगातार काम कर रही थी। तो ऐसा बाबा साहब स्वयं कहते हैं। मेरे अस्पृश्य समाज की ओर से मैं सबसे कहता हूं कि वर्तमान पार्टी को हमारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है और मैं अपने सभी जाति बंधुओं से दिल से बस यही कहना चाहता हूं कि हम अपना दल पृथक राजनीतिक दल के रूप में संगठित कर अपने न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए झगड़ कर ही अपना कल्याण हासिल कर सकते हैं। इस नज़रिए से आगामी चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान रखें कि इन चुनावों में हमारे लिए आरक्षित रखी गई 14 सीटों पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों को ही जिताएं। जब तक सत्ता हमारे हाथ नहीं आती तब तक हमारी बातों का कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं होगा। हर तरह के कष्ट सहें, निर्भय बने, किसी तरह का न्यून भाव न पालें और अपने देश के राजकाज में हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। इस बात के लिए हट करें। आगामी चुनाव हमारे समाज के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मानित साथियों, यहाँ पर एक और ध्यान आकृष्ट हम करना चाह रहे हैं। ये भले को स्पीच बाबा साहब का 1945 का हो, उस समय चुनाव के नज़रियों के दृष्टिकोण से बाबा साहब कह रहे हैं कि आगामी चुनाव हमारे समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम इस बात को कहते हैं आज जो वर्ष 2023 है, वर्ष 2023 और आने वाला 2024, इसी का अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष 2024 होने वाला है। सम्मानित साथियों, आगे बाबा साहब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हमें अगर अपनी उन्नति करनी हो तो हमें राजनीतिक सत्ता हासिल करनी ही होगी। अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर हमें कौन सी आकांक्षाएं पालनी हैं, ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं बता सकता और कोई राजनीतिक सत्ता हमें इस मामले में पीछे हटने के लिए नहीं कह सकती। मुझे यकीन है कि अब के बाद कोई नेता अस्पृश्यों को द्वयम स्थान देना चाहे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार वर्तमान पार्टी अल्पसंख्यकों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाई है, उसी प्रकार सवर्ण हिंदुओं पर भी वर्तमान पार्टी का विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। गांधी के नेतृत्व में वर्तमान पार्टी द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता निवारण और मंदिर प्रवेश के अभियानों में वर्तमान पार्टी पूरी तरह से असफल रही है। उनके आंदोलनों का
कोई असर हुआ दिखाई नहीं देता। हाल ही में मैं जगन्नाथपुरी गया था, वहाँ का जगन्नाथ मंदिर मुझे केवल बाहर से ही देखना पड़ा। उस मंदिर के अंदर जाकर मैं जगन्नाथ की मूर्ति नहीं देख पाया। इससे आप जान पाएंगे कि अपने अधिकार पाने के लिए हम केवल अपने संगठन पर ही भरोसा कर सकते हैं। हमें सैकड़ों सालों से हिंदुओं से झेलने पड़े अत्याचारों से अपने संगठन के सहारे ही मुक्ति पानी होगी। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप कम्युनिस्ट पार्टी से सावधान रहें, क्योंकि उनके पिछले कुछ सालों से किए जा रहे काम को देखने से पता चलता है कि वे कामगारों का अहित कर रहे हैं, बल्कि मुझे यकीन हो चला है कि वे उनके शत्रु हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं कि वर्तमान पार्टी पूंजीपतियों की संस्था है और साथ ही बताते हैं कि कामगार उसमें शामिल हों। भारत के कम्युनिस्टों की अपनी कोई नीति नहीं है, उन्हें स्फूर्ति मिलती है रूस से, जैसा कि वे बताते हैं। क्या सचमुच कम्युनिस्टों को कामगारों के बारे में अपनत्व है? अगर ऐसा होता तो वे भारतीय कामगारों का एक पृथक राजनीतिक पक्ष का संगठन बनाते। वर्तमान पार्टी से हाथ मिलाने का जो उपदेश वे अब तक करते आए हैं, नहीं करते। वर्तमान पार्टी ने उन्हें भगा दिया है, इसलिए अब वे हमसे मिलकर अपने बीच उठापटक करने लगे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम्युनिस्टों से सावधान रहिए। अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का उन्हें अपने प्रचार के लिए उपयोग न करने दें। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही भारतीय अस्पृश्यों की सच्ची प्रतिनिधि है। हमारे प्रांत में उसका बल बढ़ रहा है। आज यहाँ इकट्ठा हुई इस भीड़ से ये बात साबित होती है, आप लोग मेरा भाषण शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। जिन सैकड़ों स्वयंसेवकों द्वारा यहाँ का प्रबंधन किया गया, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। सभी युवकों से मेरी विनती है कि वे फेडरेशन के साथ मिलकर आगामी चुनावों में बिना वेतन के काम करने के लिए बहुत संख्या से आगे आएं। इसी तरह आपका साथ मिलता रहा तो भारत की राजनीति में हमें न्यायपूर्ण हिस्सा जरूर मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहब के भाषण के बाद वहां उमड़े जन सैलाब ने हर्ष से जय भीम जय भीम जय भीम का नारा लगाया। और इसी के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम आए थे आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार हैं, और साथ ही साथ मिशन नायक बुद्ध मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आप सभी के सहयोग से हम आज डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक लेकर आए थे, और आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।